नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी, शो का नाम टू द पॉइंट। और आज हमारे साथ एक नायक नहीं, खलनायक है। और खलनायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी एक OTT प्लेटफॉर्म, एक वेब सीरीज आई, एक बंदा काफ़ी है। और जो भूमिका उन्होंने निभाई है, एक अलग पहचान उनकी बनी है। आज हमारे साथ सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी हैं, रंगमंच के बड़े कलाकार हैं, बड़े अभिनेता हैं, नाट्य अकादमी के पहले के डायरेक्टर, यानी पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सूर्यमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू। जो आपकी पहली वेब सीरीज आई, कह सकते हैं कि पहली वेब सीरीज जिसने आपको एक नए तरीके की पहचान दी, जब वो OTT पर रिलीज हुई तो हमें लगता है उसकी रेटिंग 6% या 7% से ज़्यादा रही। क्या फीलिंग्स रही आपकी उस OTT प्लेटफॉर्म को लेकर? एक्चुअली ये सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, ये फिल्म है, ये वेब सीरीज नहीं है। और ये करीब 2 फिल्म है। और इसको ये ऑडिटोरियम्स में भी रिलीज हुई थी, और ये पहले OTT पे रिलीज हुई और बाद में ऑडिटोरियम्स में रिलीज हुई। ऐसा बहुत कम फिल्म के साथ होता है कि OTT के बाद। तो वो हालांकि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चली, कुछ शायद 1 हफ्ते रन करी बॉम्बे में और कुछ और शहरों में। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, फिल्म बहुत अच्छी बनी। फिर जो मेरा कैरेक्टर था उसमें आशाराम बापू, वो कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था जी, क्योंकि एक तरफ उसकी सॉफ्टनेस और बाहर से पवित्रता, हाँ, और अंदर से उसकी श्रूडनेस। तो ये दोनों चीजें एक साथ। तो दोनों के कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया आपने? ये थिएटर कम आया? थिएटर बहुत कम आया। थिएटर तो हमारे ख्याल से जितने भी लोग थिएटर के थ्रू जाते हैं सिनेमा में या वेब सीरीज के लिए, तो थिएटर उनके बहुत काम आता है। क्योंकि थिएटर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक साथ कई डायमेंशंस में सोचने का नजरिया देता है, और फिर वो उसको एक्ट करने का उसका कॉन्फिडेंस भी देता है कि यस आई कैन डू एट डिफरेंट लेवल्स एट द सेम टाइम। ये बहुत थिएटर सिखाता है। मनोज बाजपेयी जैसे बड़े कलाकार, क्या आपको लगता है कि बड़े कलाकारों के साथ काम करने का एक अलग मजा होता है, एक अलग बहुत कुछ सीखने को मिलता है? बिल्कुल, मनोज बाजपेयी जैसे लोग जो कि थिएटर में भी उतना ही, हाँ। और उसके अलावा साथ में फिल्म में भी उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दोनों माध्यमों की समझ मनोज बाजपेयी को बहुत अच्छी है। और मैंने तो मनोज बाजपेयी को उस समय, जब मनोज बाजपेयी थिएटर में शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त एक्ट करते हुए देखा। मैंने याद भी दिलाया मनोज बाजपेयी को उस प्ले में, जो एक उलझन एक नाटक था। अच्छा। उस उलझन में मनोज बाजपेयी ने बहुत अच्छा एक्ट किया। ये NSD के आसपास, NSD में हुआ? NSD में तो नहीं, क्योंकि मनोज बाजपेयी का एडमिशन नहीं हुआ था NSD में। और वहाँ दिल्ली का ही एक ग्रुप था, उन्होंने, अवतार साहनी ने डायरेक्ट किया था उसको, और लखनऊ के एक फेस्टिवल में वो आया था, तो लखनऊ में मैंने देखा था। तो तभी मैं उसकी एक्टिंग से प्रभावित हुआ था। और बाद में फिर जब मैंने याद दिलाया, कल अरे आपने कब की याद दिला दी, वो तो बहुत ही गोल्डन डेज थे जिस वक्त वो प्ले किया था। कहते वो कंधे टूट जाते थे, हाथों में जख्म हो जाते थे, दर्द हो जाता था, और उस तरह का उसमें कैरेक्टर था। तो बहुत मेहनत से मनोज बाजपेयी यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बाई चांस जो है उनको कुछ मिल गया हो, अचानक कुछ टपक गया हो। थिएटर में जिस तरह की मेहनत करी, फिर उसके बाद फिल्म माध्यम में जिस तरह से उन्होंने काम किया है। तो इन 50 साल के अनुभव की अगर हम बात करें तो मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस्मत? क्योंकि मेरे तो लगता है कि आप जैसे जो बड़े कलाकार हैं लगातार काम कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं। अगर किस्मत इम्पोर्टेंट हो भी, तो हम कर क्या सकते हैं? मेहनत हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो अपने बस में वो किया जा सकता है। हाँ, अपने बस में, अपने हाथ में तो मेहनत ही है। तो मेहनत पे ही ज़्यादा भरोसा करें, और ज़रूर मेहनत बिल्कुल काम आएगी। और बाकी किस्मत क्या, इत्तेफाक है। इत्तेफाक तो ज़िंदगी में हर समय मौजूद रहते हैं। किसी समय कार का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी समय आप कोई पहाड़ी आपके ऊपर टूट के आके गिर सकती है। अभी मैं सिक्किम में था तो हर्षा लगता था कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो किस्मत उस तरफ ज़्यादा मुझे लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए। जो है सो है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने एफर्ट्स में कितनी सीरियसनेस ला सकते हो, कितना लर्न कर सकते हो जीवन से, वो बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। आपने 3 बड़े चेहरों के साथ काम किया। अब बड़े अभिनेता तो ही हैं, लेकिन वो कहा जा सकता है कि रंगमंच के भी बड़े कलाकार। आज सुपरस्टार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, इरफान खान के साथ, मनोज बाजपेयी के साथ। क्या अंतर रहा है? ये तीनों ऐसे नाम हैं जो कहा जा सकता है कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो इनसे बेहतर एक्टिंग अगर बात की जाए तो एक्टिंग में तीनों थिएटर से
तो एक्टिंग में ज़बरदस्त जो है, जैसे नवाज़ के साथ जब मैंने काम किया, वो फिल्म है बाईपास, नवाज़ और इरफान दोनों उस फिल्म में थे, तो अद्भुत एक्टिंग। उस वक्त तक नवाज़ को तो बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं मिला था, और इरफान भी अपने शुरुआती, ये 2005 के आसपास की बात है, ये फिल्म जब मैंने की थी, तो हम सब एक तरह से शुरुआत ही कर रहे थे उस समय सिनेमा में। तो बहुत, लेकिन जो टैलेंट था और जो सीरियसनेस थी, मतलब इरफान की तो आंखें जिस हिसाब से आंखें जो बोलती हैं, और वो फिल्म इन दोनों के लिए, वो उस फिल्म खास बात ये थी कि उस पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं था। अच्छा, बाईपास में एक भी संवाद नहीं था। सारा कुछ एक्सप्रेशन और आईज का ही काम था, और इन दोनों ने उसमें साबित किया कि नहीं, एक्शंस थे, एक्शंस तो पूरे थे, मतलब माइम किसी चीज का नहीं था, पूरे कंप्लीट एक्शंस थे। स्टोरी लाइन थी, ऐसा नहीं था सिर्फ खाली एक सिचुएशन नहीं थी, पूरी स्टोरी लाइन थी। लेकिन वो स्टोरी लाइन जो उसका जो सिनेमा का जो माध्यम होता है, पूरी कहानी, विजुअल्स जो होते हैं उसी के माध्यम से और एक्टिंग के माध्यम से सारी बात निकल जाए। बोलना ज़्यादा आसान है या फिर बिना बोले एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल है? अलग अलग माध्यम है। थिएटर में बोल के एक्टिंग ज़्यादा पावरफुल की जा सकती है, बोल के, अच्छा, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने को पेश कर सकते हैं। हाँ, और सिनेमा में अगर आप बिना बोले एक्टिंग कर सकते हैं, तो ये सिनेमा के माध्यम की, इसका मतलब उसकी खूबसूरती, उसकी पकड़ है आपके पास, जहाँ आप क्लोज कैमरा लगा रहता है, इसलिए एक्सप्रेशन, छोटे से एक्सप्रेशन भी कैच किया जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे सिनेमा में ऑडियंस जो है वहाँ है जहाँ कैमरा है, हाँ, और थिएटर में ऑडियंस जो है वो जहाँ वो बैठी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वो वहीं पे है, वहाँ से जितना देख पा रही वो। हाँ, तो इसलिए इतनी दूर तक विजुअल्स को पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ ऑडियो को पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके कितना भी अच्छा आप एक्ट करेंगे, जो आपके एक्सप्रेशन से वो लास्ट रो तक उतना नहीं पहुँचेंगे जितना आपकी ऑडियो पहुँच सकती है। चैलेंजिंग दोनों है, अच्छे एक्टर्स को दोनों पे मास्टरी होनी चाहिए, और जो कि ये इरफान को या नवाज़ को या मनोज बाजपेयी को, इनको मास्टरी है। मनोज बाजपेयी तो अभी जब, चूँकि सिर्फ एक बंदा काफ़ी में काम किया उस वक्त तक, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक जो लास्ट सीन है उसका, जिसमें ये रावण है वो बोलते हैं हमारे लिए, और पूरा लास्ट सीन, वो लंबा सीन, और उस पूरे लंबे सीन में मतलब छोटे छोटे टेक्स वैसे तो होने थे, लेकिन मनोज बाजपेयी ने उसको थिएटर की तरह किया, पूरा कंप्लीट सीन एक बार में शूट हुआ, नो टेक है, कोई टेक नहीं, कोई कैमरा एंगल का चेंज नहीं, पूरा कंप्लीट सीन एक बार में टेक। बाद में डिफरेंट एंगल से उसको लिया गया या छोटे छोटे टुकड़े लिए गए, लेकिन जो पहला था, जो पहला टेक था, जो विदाउट एनी ब्रेक था, वो बहुत ही पावरफुल था, और वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है सिनेमा में। जबकि सिनेमा में छोटे छोटे टेक्स और क्लोजअप्स और ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें वो जो था वो इतना अच्छा किया मनोज ने, ये उसका थिएटर का ही एक्सपीरियंस था। सूर्यमोहन जी कब नर्वस होते हैं? जब कैमरा ऑन होता है तब, यानी कि जब शूट चल रहा होता है, या फिर जब रंगमंच से पर्दा उठता है और अब सूर्यमोहन जी की कहा जा सकता है कि आना होता है, नर्वस कब होते हैं? डर किससे लगता है पहली बार? नर्वस क्या, जिसको कहना चाहिए कि वो जो क्रिएटिविटी की जो एक नर्वसनेस होती है, कि जिस वक्त ऐसे मोमेंट आते हैं जब समझ में नहीं आता कि करना क्या है, हाँ, तो वो तो स्टेज में ज़्यादा जो है। और मेरा ये मानना है कि अगर जो नर्वस नहीं हो रहा, इसका मतलब वो उस क्रिएटिव प्रोसेस से गुजर नहीं रहा है। बिल्कुल नर्वस होना को मैं नेगेटिव नहीं लेता, मुझे लगता है कि होना चाहिए कि कैसे होगा, क्योंकि टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर, आपको कुछ और बनना है जो आप नहीं है, हाँ, और वो अभी बनना है उसी में, चाहे सिनेमा हो, अगर उसमें एक्शन हुआ तो वहीं उसी मूवमेंट से आपको कुछ और हो जाना है, और स्टेज पे भी लाइट्स ऑन हुई या पर्दा खुला तो आपको कुछ और हो जाना है। हमें लगता है अभिनेता ही एक ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति है, इंसान है कि जो कई जिंदगी जीता है, वो गरीब अमीर, वो जैसे आसाराम बापू के जीवन आपने जिया। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जिससे लोगों को एक जिंदगी जीने का अनुभव होता है, और अभिनेता को, इवन निर्देशक के रूप में भी मैंने महसूस किया है कि जब मैं अपने एक्टर्स को डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो निर्देशक के रूप में सारे जितने उस
नाटक के पात्र हैं, उन सारे पात्रों की ज़िंदगी डायरेक्टर को जीनी पड़ती है। वो बताता है हाँ, कि आपको ऐसे करना है। हाँ, ऐसे करना है, या किस तरह के विजुअल्स क्रिएट होने हैं, एक्टर को क्या करना है, किस तरह के विजुअल्स हैं, किस तरह के साउंड्स हैं, किस तरह का म्यूजिक आएगा, किस तरह से लाइट्स आएंगी, इन सारी चीज़ों को एक साथ कंसीव करना, तो पूरी एक ज़िंदगी को कंसीव करना ऐसा हो जाता है। तो एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, फिर निर्देशन करना यानी कि डायरेक्शन करना? क्योंकि एक में आप कैमरे के आगे होते हैं और एक में आप कैमरे के पीछे होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें बतानी होती, बहुत सी चीज़ें करनी होती। दोनों अलग अलग विधाएं हैं। हाँ। और दोनों में से ज़्यादा मुश्किल, बहुत अच्छा कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करना उतना ही मुश्किल है जितना डायरेक्शन बहुत अच्छा करना। मीडियोक्रिटी में तो दोनों आसान है। मीडियोक्रिटी में आप एक्टिंग में भी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते ही रहते हैं, डायरेक्शन में भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक्सीलेंस पे जाना चाहते हैं, हाँ, तो एक्टिंग में डिफरेंट ये है कि आपको जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक कैरेक्टर के बारे में नहीं, बल्कि सारे जितने कैरेक्टर्स हैं, उसकी स्टोरी लाइन है, उसका स्ट्रक्चर है, सबके बारे में सोचना पड़ता है। एक्टर को सिर्फ अपने रोल के बारे में सोचना है, तो इसलिए सोचना, लेकिन उसको एक्टर को बहुत गहराई से अपने रोल के बारे में सोचना है। डायरेक्टर अगर उतना गहराई से नहीं भी सोचेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि परफॉर्म तो एक्टर को करना है। परफॉर्म एक्टर को करना है, बिल्कुल। तो डायरेक्टर तो इशारे कर सकता है, लेकिन उसको अपनी बॉडी में लेके आना वो एक्टर का काम है, तो वो भी उतना ही चैलेंज है। शुरुआत से आपने सोच रखा था कि आपको इसी फील्ड में जाना है, अभिनेता के रूप में आगे बढ़ना है, या फिर अचानक कोई ऐसी घटना घटी, कहीं से आप प्रभावित हुए, कोई आपका आदर्श सामने आया, या किसी को देख के? आजकल जैसे होता नहीं कि यूथ जो होता है वो फैंटेसी में जीता है, कल्पनाओं में जीता है, तो सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी का शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो बचपन में कुछ थोड़ा बहुत किया था। उस वक्त जो करते थे वो ये पता नहीं था कि ये नाटक है या थिएटर है, या ये कोई विधा भी है। अपनी तरफ से तो मैंने रंगमंच का आविष्कार किया था, क्योंकि उससे पहले कभी देखा नहीं था। हाँ, कोई किसी को एक्ट करते कुछ करते देखा नहीं था। यहाँ आपको मालूम होगा, लखनऊ में ट्रेडिशन है, जन्माष्टमी में लोग मोहल्ले मोहल्ले में अपने बाहर के कमरे में सज के खड़े होते हैं, कृष्ण राधा द्रौपदी दुशासन बन के खड़े होते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे, 7-8 साल के, 6 साल के, तब से वो खड़े होते थे। अचानक एक दिन मन में आया कि हम लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, बोर होते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। हाँ। तो हम 6th क्लास में थे, उस वक्त नरोत्तम दास की एक कविता चलती थी, शीश पगा न जगा तन पर, ये सुदामा को लेके जी। तो उस कविता को लेके हम और हमारे भाई जो थे वो सुदामा बने थे और हम कृष्ण थे। तो उस कविता को हम लोगों ने बोला और एनेक्ट किया। तो वो उस वक्त तो आविष्कार जैसा था और काफ़ी उसकी बहुत सराहना भी हुई। हाँ, उसके बाद हमारे घर में एक पॉकेट ट्रांजिस्टर आ गया। अच्छा। तो उसमें हवा महल सुनते थे। अभी भी आता है। हाँ, तो वो हवा महल की कहानियाँ सुन के याद करके हम भाई बहन और हम मोहल्ले के लड़के बच्चे सब हम उनको इकट्ठा कर लेते थे और उनके साथ करते थे। तो वो हवा महल की कहानियाँ अपने कमरे में अपने कमरे में। हाँ, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ तो कहा हमारे आंगन में कर दो। हाँ। तो उनके आंगन ऐसे मिलते थे कुछ 10 रुपए 5 रुपए कुछ ऐसे मिलते थे। इनाम जो है बाद में जिनके बर्थडे होता था वो कुछ देते थे। वो भी मतलब किसी के पास कुछ नहीं आता था। नाटक में जो खर्च होता था तो कितना 20 रुपए 25 रुपए बच्चों के लिए इतना, इस तरह से वो इनाम तो जरूर मिलता था और वो उससे उत्साह बढ़ता था और लगता था कि और करें। तो उस तरह से करते थे। बड़े हो गए तो फिर लगा कि ये तो बच्चों का खेल था, कोई थिएटर कोई गंभीर आर्ट की विधा है ये पता ही नहीं था, कभी देखा नहीं था, छोड़ दिया। उसके बाद उसके बाद पढ़ने लगे, BSc वगैरह किया। आज तक रंगमंच यानी कि थिएटर जो है जीविकोपार्जन का साधन क्यों नहीं बन पाया, रोजी रोटी का जरिया क्यों नहीं बन पाया? इस पर कभी सोचा आपने कि एक लंबा अनुभव लंबा समय आपने गुजारा है, वजह क्या है? लोग दर्शक घटते चले गए या फिर लोगों की पसंद बदल गई? मेरे साथ तो खैर दूसरा हुआ, क्योंकि मतलब मैं उस वक्त जब मैं नौकरी में आया तो उस वक्त थिएटर नहीं करता था। थिएटर मैंने थोड़ा बाद में करना शुरू किया, तो इसलिए ऑलरेडी नौकरी में था। लेकिन मेरा ये मानना है कि थिएटर जो है, जैसे हम लोग कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम ये कैलकुलेट करते हैं क्या ये इंडस्ट्री वायबल है, इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो प्रोडक्ट की मार्केट में इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग करें, बहुत अच्छे ढंग से इसके बायर्स भी हमको मिल जाएं, तो भी इसकी जिस कॉस्ट में ये बिकेगा और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है इसका अंतर देखें। तो मेरा मानना है कि थिएटर जो है वो फाइनेंशियली वायबल है ही नहीं।
क्योंकि देखिए सिनेमा में और टेलीविज़न में इसमें एक अंतर ये है कि एक बार शूट या रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद आप 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद भी उसको सिनेमा में आप उसको देख सकते हैं। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो एक ही समय पे आप उसको बम्बई में, दिल्ली में, लखनऊ में, मद्रास में, विदेशों में कहीं पे भी एक ही समय में देख सकते हैं। लेकिन थिएटर जो है जब जिस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है सिर्फ उसी वक्त देखा जा सकता है। और अगर वो 1 घंटे तक का परफॉर्मेंस है तो 1 घंटे में जितने आदमी, 500 आदमी, सीमित ऑडियंस है, सीमित ऑडियंस है। और दोबारा जब हमको और ज्यादा लोगों को दिखाना होगा तो हमें दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिल्म है उसमें नहीं, एक बार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया और हर जगह के लिए हो गया। तो इसलिए इसकी ये सुनने में लगता है कि फिल्म बहुत महंगा माध्यम है, लेकिन मेरे हिसाब से थिएटर इज मोर एक्सपेंसिव देन फिल्म्स। अगर हम उसकी पर ऑडियंस कॉस्ट निकाले तो पर ऑडियंस में थिएटर बहुत महंगा है, तो उतना पैसा थिएटर में आ नहीं सकता। हम लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि बंगाल में प्रोफेशनल थिएटर है या महाराष्ट्र में है, कोलकाता वगैरह देखिए, कोलकाता वगैरह में बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका जीवन यापन उस स्तर पे नहीं हो पाता जिस तरह के फिल्म के एक्टर्स का हो पाता है। ठीक है, सरवाइव कर ले जाते हैं किसी तरीके से, और जिनके अंदर बहुत जुनून होता है कि नहीं मुझे तो थिएटर ही करना है, क्योंकि थिएटर करने का जो मज़ा है वो वाकई में, चूँकि सिनेमा में टेक्नोलॉजी बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाती है तो इसलिए, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है जब आप एक स्ट्रेच में पूरा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो 2 घंटे में पूरा जीवन जी रहे होते हैं। और फिल्म में तो आपको बहुत लंबा समय मिलता है उसको, कभी आपका आधे मिनट का शॉट है, कभी 1 मिनट का शॉट है। यहाँ पूरी उस चरित्र की पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है, तो वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत मज़ा भी देता है। सूर्यमोहन जी के लिए पहली मोहब्बत क्या है? थिएटर या फिर अब तो वेब सीरीज का दौर है, OTT का दौर है, पहली मोहब्बत तो थिएटर है। थिएटर मतलब चूँकि शुरुआत ही थिएटर से करी, और उसके बाद थिएटर का जो मज़ा है थिएटर का वो वैसा, ठीक है फिल्म में और दूसरी चीज़ें हैं, फिल्म का भी अपना एक मज़ा है, मैं फिल्म माध्यम को ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, उसको भी एक मज़ा है, लेकिन जो थिएटर का मज़ा है, इसीलिए देखिए आप नसीर जैसे एक्टर्स और बहुत सारे ये लगातार कर रहे हो, लौट के थिएटर में आते हैं। और अभी जो है कई एक्टर्स जो हैं वो थिएटर की ट्रेनिंग लेते हैं, थिएटर की एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हैं फिल्म में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो उनको लगता है कि सिनेमा भी वो बेहतर कर पाएंगे अगर वो थिएटर करते रहेंगे तो। बिल्कुल। आजकल के यूथ की अगर हम बात करें, युवाओं की बात करें, वो बड़ा स्टार तो बनना चाहता है, बड़ा एक्टर तो बनना चाहता है, पर थिएटर उतने समय तक थिएटर से जुड़ा रहना चाहता है जब तक उसका काम ना हो जाए। थिएटर से अनवरत क्यों नहीं लोग यूथ जुड़ पाता, युवा जुड़ पाता? यही वजह है कि पैसे नहीं है, शोहरत नहीं है, या फिर लोगों के अंदर, आजकल के युवाओं के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं? हमने थिएटर शुरू किया था, उस वक्त जो लोग भी थिएटर कर रहे थे उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये मेरा कैरियर बनेगा। सबने वो एक जुनून, एक छटपटाहट थी अंदर से कुछ कहने की, करना है उसके लिए। तो इसलिए उस वक्त के जो ज़्यादातर, आप भारतीय नाट्य अकेडमी के जो संस्थापक हैं राज बिसरिया जी को ले लीजिए, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर अनिल रस्तोगी लीजिए, वो CDRI में साइंटिस्ट थे। मैं शुरू के दिनों में LIC में था, बाद में मैंने रिज़ाइन किया थिएटर के लिए। लेकिन और उस वक्त PD वर्मा कहीं नौकरी कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे कहीं जितने लोग हैं कि उनकी रोजी रोटी कहीं और चलती रहे, परिवार चलता रहे, हाँ वो कहीं और से चल रहा है। और थिएटर जो है वो, उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोफेशनल थिएटर के बारे में सोचना शुरू किया गया और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बने, चाहे फिल्म का FTI बना या लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी खुली या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पॉपुलर हुआ, तो इस तरह के प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जब आए तब दिमाग में आया कि इस फील्ड में कैरियर भी बन सकता है। तो तब लोगों ने सोचना शुरू किया, और उसके बाद फिर टेलीविज़न आ गया, उसके बाद अब इतने सारे चैनल्स आए, फिर OTT आया, तो इसलिए ये संभावनाएं बनने लगी कि ये कैरियर भी हो सकता है। पहले ये संभावना नहीं थी, तो उस तरह से कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन जब से संभावना बनी हुई तो ये नेचुरल है कि यूथ उस तरह से सोचेगा, उसे सोचना चाहिए। हमारी इस इंटरव्यू में अनिल रस्तोगी जी भी आए थे, उनसे मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि क्या, जैसे आप जैसे जो बड़े कलाकार हैं, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जैसे, अनिल रस्तोगी जैसे जो बड़े कलाकार हैं, क्या वेब सीरीज ने एक बार ऐसे बड़े वरिष्ठ कलाकारों को एक बार फिर देश और दुनिया के सामने रखा, एक बार फिर मौका दिया कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं? वेब सीरीज की हम जब बात करते हैं,
हाँ बिल्कुल। वेब सीरीज में एक तो ये हुआ कि कलाकारों को मौका दिया, राइटर्स को मौका दिया। राइटर्स को मौका दिया। हाँ, मतलब जितने नए सब्जेक्ट्स वेब सीरीज में जिस तरीके के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो जो रूटीन सब्जेक्ट से अलग हटके काफ़ी काम हो रहा है। तो वो एक तरीके का जिसको कहना चाहिए, उसमें कैरेक्टर्स भी रूटीन कैरेक्टर से अलग हटके कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स के लिए चैलेंज है। अब कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह का, पहले कोई सोच नहीं सकता था कि जिस तरह की स्क्रिप्ट्स आज एक्टर्स को लेकर लिखवाई जा रही है कि ये एक्टर है, ये इस एज का है, इसके ये फिजिक है, तो इसलिए एक्टर को देख के, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या और लोग हो, उनको देख के उस हिसाब से स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट्स जो थी वो लिखती जाती थी और उसके बाद कास्टिंग होती थी। अब तो कास्ट को देख के स्क्रिप्ट लिखवाई जा रही है। तो इसलिए एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छे मौके भी है और चैलेंज भी है। कंटेंट की जब क्वालिटी की बात करते हैं, अच्छे कंटेंट की बात करते हैं, क्या कुछ कम हुआ है या फिर हर दौर में ऐसा रहा है? क्या हर दौर में ऐसे ही कंटेंट रहे हैं और उस दौर के हिसाब से रहे? हर दौर में मिक्स्ड कंटेंट रहे हैं। कुछ बहुत घोर कॉमर्शियल कंटेंट रहे हैं। एक्चुअली हम पिछले ज़माने को इसलिए याद करते हैं, हमेशा उसकी तारीफ करते हैं कि पहले बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फिल्में बनती थी। हाँ, अब नहीं बनती है। अब वो इसलिए है क्योंकि उस जमाने की हमको अच्छी याद रह जाती, अच्छी यादें हैं। वो याद रह जाती है। जो उस जमाने के फेलियर्स थे या जो उस जमाने के घटिया फिल्में थी, उनकी कोई चर्चा नहीं करता, तो वो चर्चा से बाहर हो चुकी हैं। तो लगता है उस जमाने में सब कुछ अच्छा ही अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हर जमाने में अच्छा भी है। हमेशा कुछ लोग जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग आए हैं, नए सब्जेक्ट्स को लेने वाले आए हैं, नई चुनौतियों को सामने लेके काम करने वाले लोग रहे हैं। और रूटीन टाइप जो मसाला काम होता है कि जिनका सबसे पहले ये है कि पैसा निकल आए, सबसे पहले ये ध्यान है, और कितना कमा पाएंगे, कितना करोड़ का बिजनेस होगा, जहाँ वो प्रायोरिटी, तो वो प्रायोरिटी पहले भी रही है और बहुत सारी फिल्म की प्रायोरिटी रही है वो। उस तरह के ख़राब फिल्में भी बनी, अच्छी बनी है। आज भी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, थिएटर में बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये है कि थिएटर के ऊपर थोड़ा ज़रूर असर आया है। हाँ, OTT का, फिल्मों का भी आना, फिल्म से आना शुरू हुआ था, लेकिन OTT के बाद ज़्यादा असर आया। ऑडियंस कम हुई वहाँ पर? ऑडियंस तो नहीं कम हुई थिएटर का, और थिएटर की ऑडियंस कम नहीं हुई। फिक्स्ड है, वही जो पसंद करता है वो पसंद करता है, बल्कि बढ़ ही रही है ऑडियंस। और ये मतलब नए लोगों में रुचि पैदा हो रही है कि थिएटर को देखा जाए। सूर्यमोहन जी की पहली विदेश यात्रा, क्या आपको लगता है कि आप LIC में काम करते करते विदेश यात्रा कर पाते, या फिर थिएटर ने मौका दिया कि आपका जो कहा जा सकता है कि अभिनय है उसको आप विदेश में दिखा सकते? अगर मैंने LIC में सीरियसली किया होता तो मैं क्या क्या कर पाता, अब वो सोचते नहीं, क्योंकि कभी LIC को हमने सीरियसली लिया ही नहीं। वो सिर्फ परिवार चलाने के लिए था। और मैं जब जिस पोस्ट पे LIC में शुरुआत की थी, रिजाइन भी उसी पोस्ट पे किया। कोई प्रमोशन नहीं, कोई बस नौकरी बची रहे, बस नौकरी बची रहे। और नौकरी में वहाँ लोगों ने बहुत सपोर्ट ये बहुत हमने कई बार देखा और बहुत लोगों से सुना है कि आप जहाँ काम कर रहे होते तो आपके इस, कहा जा सकता है, जुनून को लोग सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पहली विदेश यात्रा का अनुभव? तो पहली बार नॉर्वे में एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था। अच्छा। और लखनऊ से गए? लखनऊ से। एक बार फिर हम थिएटर की बात करते हैं, खासतौर से नाटकों की बात करते हैं। नुक्कड़ नाटक आपने काफ़ी किए, पर क्या नुक्कड़ नाटक के बारे में वैसा भ्रम है या मिथ है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ या सरकार की योजनाओं के खिलाफ या किसी समस्या को लेकर, ऐसा है क्या? या फिर एक भ्रम है, ये मतलब झूठी अफवाह कहा जा सकता है कि एक झूठी बात है? नहीं, झूठी बात नहीं है। ये जब हमने नुक्कड़ नाटक शुरू किए थे 80s में, वो उस समय तो बहुत बड़ा दौर था नुक्कड़ नाटक। और सफदर हाशमी एक नाम था, जो है वो काम कर रहा था। तो सफदर हाशमी के साथ हमको वो नुक्कड़ नाटक पसंद नहीं आते थे। और हमने सफदर से भी कहा, हमने कहा तुम लोग जो नाटक करते हो ये नारेबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी जब तक इसकी एस्थेटिक्स नहीं डेवलप होगी, इसका नुक्कड़ नाटक का अपना सौंदर्य शास्त्र होना चाहिए कि हम यहाँ कला की चीज़ देखने आए हैं, ना कि नारे सुनने। तो नारे लगाने तो अपने पॉलिटिकल मीटिंग करो, नारे लगाओ। तो ये बात उसको भी समझ में आई और हम लोग लगातार उस पीरियड में इसकी जो नुक्कड़ नाटक है इसकी एस्थेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और उसमें कई नाटक जिसके सब्जेक्ट पॉलिटिकल सब्जेक्ट ना भी हो, मतलब डायरेक्ट पॉलिटिकल सब्जेक्ट ना हो, इस तरह के नाटकों को भी हम लोग स्ट्रीट पे या किसी मैदान में यहाँ करने की हम लोग
कोशिश कर रहे थे। हमने एक नाटक किया था रामलीला, अच्छा, और वो नेशनल संगीत नाटक एकेडमी के नेशनल फेस्टिवल में दिल्ली में हुआ था 85 में। सफदर ने उसको देखा, उसने कहा कि ये नाटक जो है बहुत अद्भुत है, लेकिन ये तुम कमानी ऑडिटोरियम में कर रहे हो, जिन लोगों के लिए ये नाटक है वो यहाँ नहीं आएंगे, तो इसलिए तुमको उनके पास जाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, हम उनके बीच नाटक करेंगे, लेकिन हम एस्थेटिक्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हम जैसे हम नाटक करते हैं हम वैसे ही करेंगे। और कहा पैसे नहीं मिलेंगे, हमने कहा पैसे ना मिलें, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम जितनी लाइट्स लगाते हैं उतनी लाइट्स लगाएंगे, जिस तरह का हम सेट लगाते हैं उस तरह का सेट लगाएंगे, और इसको हम करेंगे। फिर सफदर ने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में 9 शोज अरेंज किए, और 5-5 हज़ार, 10-10, 7,000, 8,000 इस तरह की ऑडियंस वहाँ इकट्ठा हो जाती थी। हाँ, लोग वहाँ के आसपास के। हाँ, और फिर हमने उसके रामलीला के शोज़ किए, लेकिन हमने एस्थेटिक्स से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि नुक्कड़ नाटकों को लेकर सिर्फ खाली नारेबाजी और एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्लेज हो रहे थे उस दौरान। नुक्कड़ नाटक होते हैं मलेरिया के लिए, मद्य निषेध है, पोलियो है। बिल्कुल सर, आज समय बस इतने, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमोहन कुलश्रेष्ठ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो टू द पॉइंट में आज थे हमारे साथ जाने माने रंगमंच के अभिनेता, कलाकार और जाने माने अभिनेता और भारतीय नाट्य अकादमी के पूर्व डायरेक्टर, लेकिन कई बड़े अनुभव साझा किए। अगली बार फिर टू द पॉइंट में किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।